जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा कैफ़ेट ऑडिट एंड एश्योरेंस का लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर 10 में को स्टार्ट करने से पहले हम जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए हैं, अगर उसकी एक क्विक रीकैप या रिवीजन कर लें तो उससे हमें बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। अगर मैं क्विकली रीकैप करवाऊँ तो हमने डिस्कशन अपनी जब से ये कोर्स स्टार्ट किया, हमने बात स्टार्ट की कंपनी से। कंपनी में हमें एक मसला नज़र आया कि ओनर्स डिफरेंट हैं, कंट्रोलर्स डिफरेंट हैं। इस मसले को हमने नाम दिया एजेंसी प्रॉब्लम का। और कंट्रोलर्स को हमने कहा कि कंट्रोलर्स जो हैं वो स्टीवर्ड्स हैं, स्टीवर्डशिप का रोल परफॉर्म करते हैं कि वो ओनर्स के इंटरेस्ट को, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल है, ये जो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल है, इसकी वजह से एजेंसी प्रॉब्लम अराइज होती है। इनका आपस में एतबार नहीं है, इनका ओनर्स का कंट्रोलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एतबार नहीं है। तो कंट्रोलर्स को पैसा दिया हुआ था इन्होंने, तो कंट्रोलर्स ने कहा कि भाई आपने जो पैसा दिया था ना, हमने उसको कैसे इस्तेमाल किया है, उससे कितना मुनाफा हुआ है, आपके अभी आज की तारीख में कितने टोटल एसेट्स हैं, कितनी टोटल लायबिलिटीज़ हैं, इक्विटी इंटरेस्ट क्या, उस सारे के ऊपर एक रिपोर्ट जमा कराई ओनर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में कंट्रोलर्स आर बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल टू द ओनर्स। अकाउंटेबिलिटी हो रही है ना, जवाबदेही हो रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्होंने बनाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बेएतबारी हुई। जब एतबार ही नहीं है ओनर्स को कंट्रोलर्स पर, तो इनकी बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी एतबार नहीं था। तो कंपनी लॉ ने ये मसला हल करने के लिए, क्या कहा? उसने कहा कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या हो, ऑडिट हो। वो ऑडिट कौन करे? कोई इंडिपेंडेंट ऑडिटर। और वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर ये ऑडिट करके क्या करे? ओपिनियन एक्सप्रेस करे, अपनी राय दे कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि मैनेजमेंट ने बनाई हैं, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं, क्या वो IFRS के मुताबिक हैं या नहीं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक हैं या नहीं। यही बात थी ना, यही कहानी हमने बेसिकली पूरी कवर की थी। अच्छा, अब ओपिनियन दे दिया, इस ओपिनियन के थ्रू ऑडिटर मेंबर्स ऑफ द कंपनी को गारंटी नहीं दे रहा। यह बात एग्रीड है? बल्कि क्या है इस ओपिनियन में, जो कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस के इक्वल नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो गारंटी होती है ना, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है। रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS और ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं गैप रह ही जाता है। हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है मतलब ये कि ऑडिट रिस्क जीरो नहीं किया जा सकता। हमने इसके रीजंस भी एक्सप्लोर किए थे। सर क्या रीजंस थे, क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दी जा सकती? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। वो क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस थी? भूल रही हैं? मैं याद करने का तरीका बताता हूं। पिछली क्लास बोर्ड के वो 1 2 3 4 5 6 7 डब्बे याद हैं? उनको
ओके सर आपका नाम 1 मिनट मुझे याद करने देना। नहीं बताना नहीं है। हसन, यही नाम है आपका? ठीक है, मतलब कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। बताएं। ऑडिटर मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। ऑडिटर मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन के लिए। ऑडिटर किस पे डिपेंड करता है? मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन के लिए, और मैनेजमेंट शायद सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही ना करे। तो एक रीज़न हो गया नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरा आपको याद आ गया कि ऑडिट एविडेंस जो हासिल करना था वो मैनेजमेंट के थ्रू एविडेंस हासिल करना था। ठीक हो गई बात। और बताएं। सैंपल बेसिस के प्रोसीजर, सैंपल बेसिस पे, बस 3 ही थी। टाइमलीनेस किस चीज़ की? फाइनेंशियल एंड कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। ठीक हो गया। तो हमें ये रीजनेबल अश्योरेंस याद है कि ये क्यों थी? ये इस वजह से थी क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट एग्जिस्ट करती हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ से हमारी ना बात ज़रा एक तरफ सुई ज़रा अटक गई कि रीजनेबल अश्योरेंस जब स्टार्ट, वो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट जब स्टार्ट किया तो एक बड़ी खूबसूरत लाइन पड़ी थी, द ऑडिटर कैन नॉट से पहले इज नॉट एक्सपेक्टेड टू, कहते हैं ना नेवर एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। तो द ऑडिटर डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऑडिटर कि वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस देगा, और करते हो एक्सपेक्ट तो करते रहो। द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू, एंड चाह कर भी ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकता। तो हमने यहां पर कहा कि अच्छा फिर ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकता। अच्छा लूजली स्पीकिंग हमने समझ लिया कि अच्छा मतलब ऑडिटर जो है वो 90% कॉन्फिडेंट है। ऑडिटर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 90% है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS 2 एंड फेयर व्यू के मुताबिक हैं। लेकिन कोई 10% जो बात है वो क्या है? ये 10% ऑडिट रिस्क। ये 10% क्या है? ये 10% है ऑडिट रिस्क। तो हमने कहा इसका मतलब है कि हमें समझना पड़ेगा ऑडिट रिस्क का कॉन्सेप्ट, बस वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे, है ना? कोशिश कर रहे थे पिछली 1-2 क्लासेस से, पर नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि इसको समझने के, इस कॉन्सेप्ट को समझने के कुछ प्री रेक्विजिट्स थे। सर क्या प्री रेक्विजिट्स थे? मतलब ऑडिट रिस्क समझने से पहले क्या कॉन्सेप्ट समझना जरूरी थे, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा। इनहेरेंट, हाँ सही, आपके दिमाग में बिल्कुल सही चीज है। अगला वर्ड बोलें। कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स, परफेक्ट, एक्सीलेंट। और दूसरी बात क्या थी? दावा करना। देखिए किसी ना किसी तरीके से याद होगा। और उस दावे का आसान अंग्रेजी क्या थी? क्लेम। और फिर जरा सोफिस्टिकेटेड पढ़ी लिखी असर्शंस। एक ही बात है, असर्शंस, क्लेम और दावा भी यही है। ये 2 वर्ड्स नहीं समझ आ रहे थे, ये 2 वर्ड समझने थे, फिर ही ऑडिट रिस्क पढ़ सकते थे। सर इंटरनल कंट्रोल किस बीमारी का नाम है? सर जो पॉलिसीज मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करती है टू प्रिवेंट मटेरियल। क्या बात है, ज़बरदस्त। जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स मैनेजमेंट बनाती है टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट, याद कैसे रखना था? PDC, CPD जैसे भी याद रखें। प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मटेरियल में स्टेटमेंट। उसके अलावा ऑपरेशंस की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस भी आएगी, और कंप्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस भी एक्सीलेंट आएगी। बात थोड़ी बहुत याद आ रही है? सुनी बातें लग रही हैं। ठीक हो गया। और ये पॉलिसीज प्रोसीजर्स बना ले एक दफा मैनेजमेंट, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती होने का 1% भी चांस बाकी नहीं रहता। और ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वही मैं कहने लगा था, आप लोगों ने पहले ही सर हिला दिया। ये बात गलत है। सर ये क्या ऐसा वर्ड था अब्दुल्ला इस डेफिनेशन में इंटरनल कंट्रोल की जिसकी वजह से ये बात गलत है? आपने ही मेरे से सवाल भी पूछा था, मैं आप लोगों को आपके सवाल भी याद करवाऊंगा।
हमें जवाब क्या सवाल आप क्या ना अब्दुल समद, क्या वो वर्ड था ऐसा इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिनेशन में? कोई बता, किसी को पता है? एक मिनट, नहीं जिनको यही पूछना था, जिनको पता है उनसे नहीं पूछना। रीजनेबल अश्योरेंस, ही प्लेड स्मार्ट, उन्होंने नहीं हैंड रेज किया, उन्होंने बता दिया, वेरी गुड। रीजनेबल अश्योरेंस का वो वर्ड था ना, मतलब गारंटी नहीं थी, याद है सवाल? गारंटी नहीं थी। ठीक हो गई बात। अच्छा, इसके बाद और सर कोई एग्जाम्पल इंटरनल कंट्रोल्स की? सीसीटीवी कैमरा, मिस? पासवर्ड्स, सॉरी आपके फर्स्ट क्लास है मिस? कंट्रोल अकाउंट्स, नाम में ही कंट्रोल। जी कोई आवाज आई थी बड़ी अच्छे कंट्रोल की? बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। ऑथराइजेशन भी नहीं ना भूलेंगे, डिस्काउंट लेते हैं ना कॉलेज वालों से, वो कहते हैं टोपी, आप समझते हैं ये कह रहे ऐसे ही टाइम वो कर रहे हैं, सर से उतार रहे हैं कि नहीं ये तो मैं तो नहीं ये डिस्काउंट ऑथराइज कर सकता, ये तो सर वो वाले ही करेंगे। नहीं, ये असल में होता है कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिफाइन की हुई होती है सर। हाँ वो अलग बात, वही ना, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने केस को इवेल्युएट किया एंड आफ्टर अप्लाइंग द ड्यू कंसिडरेशंस इस नतीजे पे पहुंचा कि ये डिस्काउंट अप्रूव नहीं करना, डिसअप्रूव करना है। कंट्रोल तो है ना, विदाउट अप्रूवल डिस्काउंट तो ना मिला ना, कंट्रोल्स भी समझ में आ गए। इसके बाद एसर्शंस का वर्ड, एसर्शंस मुझे वैसे ही पूछ रहा हूँ, वैसे ये इंशाल्लाह ताला कभी भी डेफिनेशन पेपर में इस तरह पूछेगा नहीं, वैसे क्या पता पूछ भी ले। एसर्शंस को कोई डिफ़ाइन कर सकता है ज़रा, वो पढ़ी लिखी ज़बान में जो ज़बान है? जी मिस। Representation by the management explicit or otherwise that are important in the financial statement. माशाल्लाह। For the auditor to consider the different types of material misstatement that are. क्या बात है, बजाते रहे तालियां, इस पे रुकनी नहीं चाहिए तालियां। एक्सेलेंट, माशाल्लाह, अल्लाह ताला अच्छी बुरी नज़र से बचाए। ये कोई अनाउंस नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं थी। देखें, ये देख के जहाँ पर अनाउंस किया हुआ होगा, बट दिस आई मस्ट अप्रिशिएट, वेरी वेल डन। एसर्शंस ये हो गई। सर, रेवेन्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन असर्शन, ट्रू और फॉल्स? क्यों? अगर रेवेन्यू असर्शन नहीं है तो ऑडिट की जबान में क्या है? एक्सेलेंट। इसका क्रेडिट आप अपने आप को देंगे? मुझे ही देना रिकॉर्डिंग। चलें ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुझे ही देंगे, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो यहाँ पर बात क्या हो गई? एसर्शन, उन्होंने कहा इतना कोई शुगल नहीं है कि रेवेन्यू को आपने एसर्शन बना दिया। रेवेन्यू कौन सा दावा है? रेवेन्यू के बारे में, रेवेन्यू से रिलेटेड कुछ दावे होते हैं। मिस, क्या बात मैं कर रहा हूँ? रेवेन्यू से रिलेटेड कुछ दावों पे आप रोशनी डाल सकती हैं? हैरत से आप देख रही हैं मुझे। नहीं? ओके, मिस कि वो प्रॉपर्ली कंप्लीट हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और प्रेजेंट से किए हुए हैं, एक्यूरेट हैं, और क्लासिफाई से हैं, और अबकर्ड हैं, और कट ऑफ उनका सही है। एक्सेलेंट माशाल्लाह। आई थिंक यू वेस्ट इट। एक्सेलेंट जी। PPE is an example of a class of transaction, sir? नहीं? PPE तो assertion है, sorry. PPE is an assertion. वो यही कह रहे थे, आप यही सोच रहे थे ना कि PPE, वो गलती से मुँह से assertion निकले, असल में वो अकाउंट बैलेंस ही कह रहे थे। एक्सेलेंट। ये थोड़ा सा मेरा भी फॉल्ट है, मैं कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको इस लेवल पे लेके जाना है कि क्योंकि पेपर में भी यकीन करिए आम हालात में और पेपर में कोई एक छोटा सा वर्ड होता है
ये अभी के पिछले पे अटेम्प्ट की एक बात बताऊँ, कॉन्सिक्वेंटली को कुछ लोग सब्सिक्वेंटली पढ़ आए। अब ये इस पेपर की एक खसूसियत और कई और पेपर्स की खसूसियत क्या है कि एक नुक्ता जो है ना वो महरम से मुजरिम बना देते हैं। आपने महरम लिखते हैं ना, अगर एक नीचे नुक्ता लग जाए तो वो मुजरिम बन जाता है। यही हिसाब इस पर्चे का भी है। वो कहे सर वो उधर सबसे अच्छा, वो मुझे भी फीड करें ना, ये उधर सब्सिक्वेंट इवेंट्स का सवाल था, ये सबसे मैं सवाल देखूं, मैं 2-3 दफ़ा पढ़ा, मैंने कहा नहीं इधर तो कई सब्सिक्वेंट की, वो कहते नहीं सर है, वो कॉन्सिक्वेंटली था। कॉन्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? इसके नतीजे में। सब्सिक्वेंट क्या होता है? इसके बाद। ठीक है, अच्छा जी, ऑडिट रिस्क पे आ जाएं। असर्शंस तो हमें थोड़ी बहुत याद हैं, थोड़ी बहुत समझ में आ गई। ये हमें अभी तक ऑडिट रिस्क के बारे में क्या पता है कि ये ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन ऑडिट रिस्क एग्जैक्टली क्या है, जब तक ये नहीं ना पता लगेगा तब तक ये नहीं समझ आएगी कि ये ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता। तो ऑडिट रिस्क का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए एक तरफ हमें रखनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक तरफ हमें रखना है ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक तरफ हमें रखनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक तरफ हमें रखना है ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, वही डब्बों का कॉन्सेप्ट याद है ना? अब तो मेरे ख्याल में बोर हो गए होंगे। मैनेजमेंट, एफएस, आईएफआरएस, ऑडिटर, साई, रिपोर्ट, जिसमें क्या होता है? ओपिनियन होता है। रिपोर्ट में ओपिनियन होते हैं। हाँ तो ओपिनियन ही होता है ना, याद नहीं है फौजी फर्टिलाइज़र की, इंडस मोटर कंपनी की? सही बोल रहा होता हूँ तब भी आप लोग कहते हैं। ठीक है बात सर। मैनेजमेंट ने कहा हमने एफएस बनाई एज पर आईएफआरएस। सर कहाँ आपने ये तो मैं कह रहा हूँ, मैनेजमेंट ने कब कहा है? कहाँ पर? कहीं आपने देखा तो नहीं मैनेजमेंट को ये कहते हुए? हाँ, वो भी मैंने कहा था कि मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारियाँ। मैनेजमेंट ने खुद कहाँ ये कहा है? स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में। और ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस कहाँ मिली थी? नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा होते हैं। नोट्स टू एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दी एफएस। उसमें कहा था मैनेजमेंट ने कहा था दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। ये वाली पूरी बात बेसिकली उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अल एलानिया क्लेम किया था। ऑडिटर ने साई ऑब्टेन करना होता है कि क्या ये एफएस आईएफआरएस के मुताबिक हैं या नहीं, और रिपोर्ट देनी होती है। मतलब ऑडिटर ने इन एफएस के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है। ऑडिटर ने इन एफएस के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है कि क्या ये एफएस कंफॉर्म कर रही हैं। कंफॉर्म के स्पेलिंग जल्दी से बताएं। CONFIRM तो नहीं लिखेंगे, ORM। कंफॉर्म कर रही हैं विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं। अब 2 सिनेरियोज आपके सामने रखता हूं। 2 सिनेरियोज हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक पॉसिबिलिटी नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में MM हो। MM मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो। मटेरियल मिस स्टेटमेंट, अब इसको भी ज़रा तोड़ लेते हैं। मिस स्टेटमेंट क्या होती है? आईएफआरएस की खिलाफ वर्जी, मतलब आईएफआरएस माइनस एफएस, यही होती है ना मिस स्टेटमेंट। और मटेरियल क्या होता है? जो इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स को इन्फ्लुएंस करे क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिवली। मिस स्टेटमेंट
एक मिस स्टेटमेंट अकेले में भी मटेरियल हो सकती है, और हो सकता है कि इन एग्रीगेट कोई मिस स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली 2-4 मिस स्टेटमेंट्स हो, अगर आप उनको इंडिविजुअली देखें वो इमटेरियल हैं, लेकिन जब उनको जमा करें, उनको ऐड करें तो वो मटेरियल हो जाए। तो क्या बन गई? मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है? मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। और ऑडिटर अपने ओपिनियन में क्या कहे? ऑल इज वेल। मतलब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कह रहे हैं? सब अच्छा है, सब ठीक है। वही कह रहा है जो कि इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड की ऑडिटर्स रिपोर्ट में ऑडिटर ने कहा था। क्या कहा था? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंफॉर्म विद द अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। वही ओपिनियन जो ऑडिटर ने फौजी फर्टिलाइजर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 2021 के लिए कहा था कि इन आवर ओपिनियन एफएस ऑफ दिस कंपनी गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, हैव बीन कंफॉर्म विद द अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बात समझ में आ रही है? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो मटेरियल मिस स्टेटमेंट और ये कहना कि सब ठीक है, सब अच्छा है, ये बात मुनासिब लग रही है? नहीं सर, नहीं। ये बात मुनासिब नहीं है। क्या करना चाहिए? मॉडिफाई करना चाहिए। ये बहुत हैवी वर्ड है, मॉडिफाई करना चाहिए। वैसे आप लोग सारे ये वर्ड नोट कर लें, ये जल्द कमिंग सून। एक्सीलेंट। मॉडिफाई करना चाहिए। अभी हम घबरा जाएंगे, अभी छोड़ दें, लेकिन वैसे ना कहीं पर नहीं होता, सेव करके रख लें मेमोरी में कहीं पे ये वर्ड। फिर मैं याद दिलाऊंगा कि ये वाला रूम था, अब्दुल्ला ने फ़लाँ मौके पे बोर्ड के इस तरफ मैं खड़ा था तो ये वाला वर्ड बोला था। ठीक हो गई बात? मटेरियल में स्टेटमेंट हो और ऑडिटर कितना जुल्म कर रहे कि वो कह रहे नहीं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के मुताबिक नहीं है, इसमें एक मटेरियल अमाउंट थी रिसर्च कॉस्ट की, उसको इंटेंजिबल एसेट्स में कैपिटलाइज किया हुआ है। तो ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट हुई ना, ये आईएफआरएस की खिलाफ वर्जी है ना। ऑडिटर कह रहा है सब ठीक है। ये क्या ऑडिटर ये रिस्क फेस करते हैं? अभी हमने जब वो अश्योर कॉन्फिडेंस लेवल की बात की थी तो 90% कॉन्फिडेंस था कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। 10% था ना कि शायद ना हो ऐसा। ये वही 10% है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है ऑडिट रिस्क। वैसे मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो आपके ऑडिटर की नज़र से नहीं वो नहीं करनी चाहिए ना सर। कहीं मटेरियल तो फिर बना कहते थे वो डिस्कशन के अंदर आ रही मटेरियल तो फिर तो वो मेजर बात है, वो कैसे ऑडिटर की बड़ी, ये बहुत अच्छी आपने बात की है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स का तो वो के ऊपर तो वो ओपिनियन दे रहा है, वो भी रह जाए। और इसका जवाब क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। सैंपल बेसिस, मैनेजमेंट ने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की। अच्छा, एक रीज़न, हाँ क्या, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट ना डिटेक्ट करने का रीज़न इनहेरेंट लिमिटेशंस भी हो सकता है, लेकिन एक ये भी रीज़न हो सकता है कि ऑडिटर ने अच्छे प्रोसीजर्स ही नहीं परफॉर्म किए। ऑडिटर ने अपना काम सही तरीके से किया ही नहीं। ऑडिटर ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर जो जिम्मेदारियां थी, जो जो काम करने थे, जिनसे मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट हो जानी थी, वो किए ही नहीं प्रोसीजर्स। तो ये भी रीज़न हो सकता है। और यही रीज़न होता है कि रेगुलेटर्स फिर ऑडिटर्स के अगेंस्ट एक्शंस ले रहे होते हैं, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस की माफ़ी तो स्टैंडर्ड्स ने दे दी है ऑडिटर को। तो अगर तो बात इनहेरेंट लिमिटेशंस तक पहुंच गई ना, फिर तो माफ़ी है। लेकिन एनीथिंग अदर देन दैट, उसके लिए ऑडिटर यकीनी तौर पर जिम्मेदार है। तो सर ऑडिटर क्या रिस्क फेस कर रहा होता है कि एफएस में एमएम हो और वो क्या ओपिनियन दे, ऑल इज़ वेल। अच्छा, अब आप
कि दिमाग में आ रहा होगा कि ये दूसरी सिनेरियो भी तो एक हो सकता है, सिनेरियो नंबर 2। इस सिनेरियो को मैं उलट कर लूं, कैसे उलट करूं? कि मटेरियल स्टेटमेंट ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो के है, मटेरियल में स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है, और ऑडिटर अपने ओपिनियन में क्या कहे कि ऑल इज नॉट वेल। क्या ये भी ऑडिट रिस्क है? अच्छा, जो स्टैंडर्ड्स है ना वो इसको एज अ रिस्क रिकग्नाइज नहीं करते। ये एक आई एम सॉरी, ऑडिटर की सारी गलती बन जाती है। एग्जैक्टली, और ये एक मोस्ट प्रोबेबली शायद हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाँ, हाईली अनलाइकली। तो इसको उसने कहा कि ये ऑर्डिनरली इनसिग्निफिकेंट रिस्क है, इस तरह के एक लैंग्वेज यूज हुई। तो इसका मतलब है, अब ज़रा अगर आप डेफिनेशन पे आएँ ऑडिट रिस्क की, मैं आपको उधर से रेकनसाइल करवाता हूँ। पेज नंबर 8 पे आ जाएं सीन सेटिंग नोट्स के। ऑडिट रिस्क डेफिनेशन, द रिस्क that the auditor expresses, the risk that the auditor expresses an inappropriate audit opinion when FSR MM. The risk that the auditor expresses an inappropriate opinion when FSR MM. Inappropriate opinion, ये देख रहे हैं, inappropriate opinion when FSR MM। ये बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? अच्छा, अब जब आप लोग जब डेफिनेशन लिखेंगे तो आप लोग क्या लिखेंगे वो भी मैं आपको बता दूं तजर्बे की बेसिस पे। आप लोग लिखेंगे द रिस्क दैट द ऑडिटर गिव्स एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। चलें, गिव्स तक तो ठीक है बात। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रिपोर्ट इशू होती है और ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है, राय का इजहार होता है और रिपोर्ट इशू की जाती है। हाँ, वो वहाँ पे भी सेंटी होके मैंने करेक्शन की है टेस्ट में, बात ठीक है ना। ओपिनियन, तो जब भी कहीं पे आपने लिखना होगा ना ओपिनियन एक्सप्रेस, बड़ा अच्छा इंप्रेशन मिल पड़ेगा कि इसको एग्जैक्टली पता है जार्गन का, टर्म का। द रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, और आपने यहाँ पर लगाना है एक फुल स्टॉप। और ये डेफिनेशन आपको पता है, अगर इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन पे आप रुक गए ना, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी जो सिनेरियो नंबर 2 है, आपने जो बात की ना उससे सिनेरियो नंबर 2 भी कवर हो गया। इस सिचुएशन में भी तो ओपिनियन इनकरेक्ट ही है ना, या नहीं? सिनेरियो 1 में भी ओपिनियन इनकरेक्ट है, सिनेरियो 2 में भी ओपिनियन इनकरेक्ट है, लेकिन आइजा 200 जो हम पढ़ रहे हैं वो किसको ऑडिट रिस्क कहते हैं? The risk that the auditor expresses an inappropriate opinion when FSRMM। 6 दफ़ा अंडरलाइन कर लें when FSRMM को, और ये देख लीजिएगा, मैं दोबारा पूछूंगा आप लोगों ने when FSRMM आप लोग बताएंगे इंशाल्लाह ताला। तो देखिए, कुछ इतना मुश्किल भी नहीं है। इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन FSRMM, ये वाली बस डायग्राम अगर माइंड में चिपका लें तो खुद ही चीज़ें जो हैं वो समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब ये एक नई टेंशन में डाल दी है कि ऑडिट रिस्क क्या है? ये रिस्क कि ऑडिटर का ओपिनियन ही गलत हो, FS में MM हो और ऑडिटर कह रहा हो सब ठीक है। अब ऑडिटर पर अवाम तकिया किए बैठी थी कि भाई ये ऑडिटेड, और मैंने भी तो कितनी तारीफ़ें की थी कि आम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ नहीं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ, ऐसी बातें करते रहे हैं ना। और अब आज बैक फुट पे आ रहा हूँ, आज नहीं खैर पहले से ही था कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
तो बड़ी वैल्यूएबल है, उन्हीं पर रिलाई किया जा सकता है। लेकिन वही ऑडिटर जिसने उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया है वो एक रिस्क फेस कर रहा है कि उसका ओपिनियन ठीक ही ना हो, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। वो कह रहा हो सब ठीक है, जबकि एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स प्रेजेंट हों। तो समझने जी सर, अगर ऑडिटर फ्रॉड करे और मैनेजमेंट के साथ मिलके तो शेयर होल्डर्स को कैसे पता चलेगा? फ्रॉड से रिलेटेड डेफिनेटली उसमें फिर कुछ इन्वेस्टिगेशंस और कुछ चीज़ें होंगी जो कि पोस्ट दैट ऑडिट की जाएंगी। उसमें समटाइम्स फिर ये जो हम ऑडिट पढ़ रहे हैं ना, ये है स्टैट्यूटरी ऑडिट, ऑडिट रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट। फिर उसमें कुछ फोरेंसिक ऑडिट्स इन्वॉल्व किए, फोरेंसिक ऑडिटर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, इंटरनल ऑडिटर्स को एक स्पेशलिस्ट असाइनमेंट दी जाती है। ये थोड़ा सा ज़रा एडवांस्ड है और इसमें से कुछ पोर्शन आउट ऑफ सिलेबस है, तो मैं इसको अभी के लिए इतना ही, बाकी फिर इंशाल्लाह आगे डिटेल में जाएंगे। नहीं, जब कोई वाकया पेश आता है ना, ऑडिट हो गया, ऑडिटर ने कहा ऑल इज़ वेल, और बाद में पता लगा है कितना बड़ा पेरोल फ्रॉड हो रहा था, तो फिर पहले तो ऑडिटर के मत्थे लगते हैं कि भाई तुमने कैसे क्लीन ओपिनियन दे दिया। वो फॉरेन डिफेंसिव होता है। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट भी तो होती हैं, तो उसके बाद फिर वो फोरेंसिक ऑडिट करा के चेक कराते हैं कि ये फ्रॉड क्यों हुआ, कब से हो रहा था, कौन लोग इन्वॉल्व थे। वो फोरेंसिक ऑडिट एज पर आइजाज नहीं होता, वो कुछ और चीज़ है। ठीक है, नहीं इतने ऑडिट्स किए ही नहीं ना, नहीं हुआ नहीं, या तो हुआ नहीं या हो सकता है पता ना लगा हो। नहीं भाई, नहीं हुआ, यकीन करें। ऑडिट रिस्क क्या है? रिस्क कि ऑडिटर इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस करे, है ना? बताएं। जब FS-MM हो, जब FS मटीरियली मिसस्टेटेड हो। तो सर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये जो ऑडिट रिस्क है ये क्यों एग्जिस्ट करता है। वाई डज दिस एग्जिस्ट? वाई डज दिस रिस्क एग्जिस्ट कि ऑडिटर का ओपिनियन गलत हो? तो इसके दो प्रिंसिपल रीज़न सामने आते हैं। ऑडिट रिस्क, इस रिस्क की तरफ दो फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इस रिस्क की तरफ ये दो मेन फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। वो दो मेन फैक्टर्स क्या हैं? नंबर 1 इज रोम, एक तो इटली वाला है ना, ROM ही है लेकिन वो, ये रोम है, और दूसरा क्या है? DR। घबराना नहीं है एब्रीविएशन से। रोम, चलें रोम में MM तो आपको पता है। अच्छा, आपको वो बाकी भी पता है, माशाल्लाह, वेरी गुड। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और DR क्या है? डिटेक्शन रिस्क। रोम है रिस्क, जरा बोले ऊंचा सा, और DR है। तो ये दो सर रीजंस हैं ऑडिट रिस्क के। ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से ये रिस्क एग्जिस्ट करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के बावजूद ऑडिटर ओपिनियन दे दे कि ऑल इज वेल। समझ आ गई ना? ऑडिट रिस्क तो क्लियर हो गया। ऑडिट रिस्क में भी सर वही चीज़ें नहीं आएंगी जो जिनकी वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। अच्छा, वो इनहेरेंट लिमिट, थोड़ी सी देर में इस क्वेश्चन को आंसर करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़रा ना एक लेंथी कॉन्सेप्ट है, तो उसमें आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह आंसर भी हो जाएगा। ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रोम इनटू DR। समझ आ गई ना? अगले टॉपिक पे मूव कर जाए? नहीं। अब अगला सवाल क्या बनता है? सवाल से सवाल निकालूंगा, एक लॉजिकल फ्लो। ऑडिट रिस्क का रिस्क कि ऑडिटर का ओपिनियन गलत हो जबकि FS में MM है। ऑडिट रिस्क, ये रिस्क क्यों ऑडिटर फेस कर रहा है? क्योंकि कोई चीज़ है दुनिया में रोम और कोई चीज़ है दुनिया में DR, जिसकी वजह से ऑडिटर ये रिस्क फेस कर रहा है। अब ये रोम क्या है, और ये मैंने ये क्या साइन बनाया है? मल्टीप्लिकेशन का। ये साइन क्या है? मल्टीप्लिकेशन का। ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रोम इनटू DR। ठीक है।
अब ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ये क्या होता है और डीआर क्या होता है, पहले इसको समझने की ज़रूरत है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट सर क्या होता है? रिस्क दैट FSRMM risk that FSR materially misstated prior to audit मतलब बिफोर ऑडिट, ऑडिट से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मटीरियली मिसस्टेट होना, ये बात वैसे कोई सेंस बनाती है? शेयर होल्डर्स के पास तो ऑडिटेड जाएंगी। ये रोम क्या है? रिस्क दैट FSRMM प्रायर टू ऑडिट, इसी की वजह से तो वो ऑडिट करवाते हैं। इन्होंने मसले का हल निकाल दिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ऑडिटर की जिम्मेदारी तो होता ही है? नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकॉर्डिंग के लिए भी गलत बोल रहा था मैं, झूठ बोला था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। नाम से ही जाहिर है ना, ऑडिटर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। अभी वो डब्बे देखे थे, मैनेजमेंट, FS, IFRS। तो ये रिस्क है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने बनाई वो IFRS के मुताबिक कोई नहीं बनाई। मैनेजमेंट को पता था और जानबूझकर उन्होंने रिसर्च कॉस्ट को कर दिया कैपिटलाइज ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो, और मैनेजमेंट का बोनस उस प्रॉफिट पे डिपेंडेंट था, तो मैनेजमेंट को बोनस ज़्यादा मिल जाए। बात समझ में आ रही है? तो मैनेजमेंट ने जानबूझकर, या मिस स्टेटमेंट कैन बी आइदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड, या गलती से दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे। दानिस्ता मतलब जानबूझकर, यही होता है ना दानिस्ता का मतलब। गैर दानिस्ता मतलब अनजाने में गलती से मिस्टेक हो गई, उसको पता ही नहीं था। फॉर एग्जांपल के IAS 38 नाम की भी कोई चीज़ होती है, वो पहली दफ़ा उन्होंने रिसर्च की थी, तो उन्होंने कहा कि इससे तो हमें बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, तो इसको कैपिटलाइज कर दो, तो मिस्टेकनली भी कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो आइदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड ये हो गई। इस रिस्क का नाम क्या है? रोम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क दैट FSRMM। अच्छा, इधर 6 दफ़ा अंडरलाइन कर लें, प्रायर टू ऑडिट। इस डेफिनेशन को भी लिखते हुए ये वाला हिस्सा तो रोम के नाम में ही शामिल है। अगर आप देखें ये क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और मैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से ही कर रहा हूँ ना। तो रिस्क दैट FSRMM, ये तो अगर आप ये लिख भी देते हैं तो आपने कोई कमाल नहीं किया। कमाल कहाँ पर है? कमाल 3 लफ्ज़ों में है, प्रायर टू ऑडिट। इसको बेशक आप चेंज करके लिख लें, बिफोर ऑडिट 2 लफ्ज़ हो जाएंगे, प्रायर टू ऑडिट या बिफोर ऑडिट। रिस्क दैट FSRMM बिफोर ऑडिट, कोई शक? अच्छा, एक तो ये रीज़न होता है। अच्छा, अब मसला एक और आगे आ जाता है, भाई अभी भी तसल्ली नहीं हो पा रही है ना? क्योंकि मैंने भी जब पढ़ा था इस तरह पढ़ के तसल्ली नहीं हो रही थी कि ये रिस्क है कि FSRMM प्रायर टू ऑडिट। ये रिस्क क्यों होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यही तो रिस्क होता है। और इस रिस्क के ना 2 प्रिंसिपल रीजंस हैं। वो प्रिंसिपल रीजंस हैं मिस स्टेटमेंट के। मिस स्टेटमेंट कैन बी आइदर, जरा बारीकी चेक कीजिएगा, मिस स्टेटमेंट कैन बी आइदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। लेकिन अभी मैं क्या देख रहा हूं? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इस रिस्क के 2 रीजंस हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। हमने क्योंकि एक इंटरनल कंट्रोल्स का वर्ड सुना था, तो सर ने बोले कि अगर आपके कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स ही वीक हों तो, लेकिन
एक्सीलेंट, आई रियली अप्रिशिएट इट। ये रिस्क कि मैनेजमेंट की बनाई हुई एफएस में मटेरियल में स्टेटमेंट हो ऑडिट से पहले, ये दो वजह से हो सकता है। सॉरी, फिर मैंने एब्रीविएशन, आप लोग मुझे कोस तो नहीं रहे दिल में कि ये बहुत एब्रीविएशंस यूज़ हो रही हैं, बता दें सच सच। IR और CR, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। I फॉर इनहेरेंट रिस्क, जैसे इनहेरेंट लिमिटेशंस भी होती हैं, नया वर्ड नहीं बताया। इनहेरेंट रिस्क। और CR क्या है? कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल का भी आप लोगों ने नाम सुना हुआ है। जो हमारे कंट्रोल में, ये हमारे कंट्रोल, ये बड़ा अच्छी वैसे आपने बात किया, हमारे कंट्रोल में है या नहीं, अभी इस पर थोड़ी सी देर में आते हैं, थोड़ी सी देर में। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं ना, जो मैं ऑन स्पॉट नहीं आंसर करता, यकीन करें वो मेरे दिल पे लिखे जाती हैं, आंसर होंगे वो, ऐसा नहीं होगा। और कहीं पर अगर हो कि मैं गोल कर रहा हूँ तो आपने मुझे रोक लेना है कि नहीं सर ऐसे नहीं, वो मैंने पूछा था। सर हम IR को रेजिडुअल रिस्क कह सकते हैं? आई एम सॉरी, IR को हम रेजिडुअल रिस्क कह सकते हैं? थोड़ी सी देर में बताता हूँ। इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, ये बात समझ में आ रही है? ये रिस्क के एफएस में मटेरियल में स्टेटमेंट हो, इसके दो रीजंस हैं। एक तो इनहेरेंट रिस्क होता है और एक कंट्रोल रिस्क होता है। अब ये इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क किस बला का नाम है? इनहेरेंट रिस्क ना, छोड़ें किताब को और इतने मुश्किल हम ये चीज़ें, इनहेरेंट नस्लों से चलता आ रहा है, इनहेरिटेंस से आपने इसको लिंक कर दिया, बड़ा अच्छा वैसे लिंक है। खत्म करने की कोशिश करें तो फिर खत्म ना कर सकें। चाह कर भी ख़त्म ना किया जा सके, और कोई इसको आदत से मजबूर, सही है। खसलतन, समझते हैं? खसलत, नेचर, नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड, नहीं समझ आ रही बात? ये इनहेरेंट रिस्क कुछ आसपास की चीज़ ही है। इनहेरेंट रिस्क क्या है तो जाहिर है रिस्क से रिलेटेड ही ना, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट से ही लिंक किया है ना। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, अब रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट किस चीज़ में होता है? किसी दावे में कि मैनेजमेंट ने जब कहा कि एफएस एज पर IFRS हैं, रेवेन्यू एज पर IFRS है, तो मैनेजमेंट ने कहा कि ये रेवेन्यू अकर हुआ है, ये कंप्लीट है, ये एक्यूरेट है, ये करेक्टली क्लासिफाइड है। इनमें से कोई दावा झूठा हो जाए तो क्या एफएस में MM हो सकती है? याद है शेर की तशरीह? रोम किधर होगा? किसी ना किसी असर्शन में कोई ना कोई असर्शन झूठी साबित हो जाए, या झूठी होने का रिस्क, डेंजर, खतरा, किसी असर्शन के गलत होने का, किसी दावे के गलत होने का खतरा। अब इधर भी एक चीज़ जो 6 दफ़ा अंडरलाइन करने वाली है ना, ये चेक कर लीजिएगा, कैमरे में ज़रूर आ रही हो। बिफोर कंसिडरेशन ऑफ कंट्रोल्स, या एज्यूम करना, इसको मैं एक और तरीके से भी समझाता हूँ कि इनहेरेंट रिस्क को देखते हुए ना, एक लम्हे के लिए ऑडिटर क्या एज्यूम करता है कि मैनेजमेंट ने कोई कंट्रोल्स नहीं बनाए। अगर कोई कंट्रोल्स ना हो तो इस एरिया में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, उसको क्या कहते हैं? इनहेरेंट रिस्क। मिसाल के तौर पे, ऐसे तो समझ ही नहीं आना, तो मैं आप लोगों की हैरत को समझ रहा हूँ। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है,
मोबाइल फ़ोन्स बनाती है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, या एक कंपनी है जो कि फैशन इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। अब कंपनी के अगर ऑपरेशंस की नेचर का बगौर जायज़ा लिया जाए तो पता लगेगा कि फैशंस, ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी तो बड़ी फास्ट पेस पर बदल रही होती है। बड़ी फास्ट पेस पर फैशंस, ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी जो है वो बदल रहे होते हैं। तो ऐसी कंपनी के ऑपरेशंस की खसलत ही, बिजनेस की खसलत या नेचर ही कुछ ऐसी है कि उधर इन्वेंट्री ऑब्सलीट हो जाती है। ऑब्सलीट होने का क्या मतलब है? इन्वेंट्री आउटडेटेड हो जाती है। इन्वेंट्री आउटडेटेड हो जाती है, और अगर इन्वेंट्री आउटडेट हो जाए तो उसको बेचना मुश्किल हो जाता है ना, शायद वो सेलेबल ही ना रहे। तो अगर एक इन्वेंट्री सेलेबल ही नहीं रही तो उसकी NRV मुझे बता सकते हैं? शायद ज़ीरो होगी। NRV क्या होती है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, IAS 16(2) इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं ना, IAS 2 इन्वेंट्रीज। नेट रियलाइजेबल वैल्यू सर क्या होती है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू सर अगर हमने कोई इन्वेंट्री को सेल करना है आज के दिन में तो हमारे पास कितना रेवेन्यू आएगा और उसका कॉस्ट कितनी रहेगी उसका हमारे। एक्सीलेंट। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल दैट इन्वेंट्री। तो NRV कितने पे आनी चाहिए? 0 पे। रिस्क क्या है कि इन्वेंट्री कितने पे आ रही हो? सपोज उसको बनाने में 100 रुपये लगे थे, 100 पे आ रही हो। ये जो रिस्क है ना, इसको क्या कहते हैं? इनहेरेंट रिस्क। क्यों? ये कंपनी के ऑपरेशंस की नेचर ही कुछ ऐसी है। कंपनी के ऑपरेशंस की नेचर ही कुछ ऐसी है, खसलत ही कुछ ऐसी है कि उधर फैशन ट्रेंड्स बदलते रहने हैं। कंपनी के ऑपरेशंस की नेचर ही कुछ ऐसी है कि उधर फैशन ट्रेंड्स, टेस्ट बदलते रहने हैं। तो इन्वेंट्री ऑब्सलीट होना तो एक नॉर्मल चीज़ होगी उधर। नाउ एज्यूमिंग, क्या पता कि उनको टाइम लगता है अपडेट करने में। हाँ, तो मैंने इसीलिए क्या कहा, इनहेरेंट रिस्क को असेस करते हुए मैं क्या एज्यूम करता हूं कि कोई कंट्रोल्स ना हो। एज्यूमिंग के मैनेजमेंट ने कोई कंट्रोल्स नहीं बनाए तो इस एरिया में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है ना, मतलब किस असर्शन में? वैल्यूएशन असर्शन में। किसकी वैल्यूएशन में? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है बिफोर कंसिडरेशन ऑफ कंट्रोल्स। अभी कंट्रोल्स को देखा ही नहीं, अभी कंट्रोल्स को जाना ही नहीं, अभी कंट्रोल्स को समझा ही नहीं। एज्यूमिंग कोई कंट्रोल्स नहीं है तो सर ये एरिया मेरे ख्याल में वो तमाम कंपनीज, जब कभी मैं ऐसी किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँगा जो फैशन इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, जब कभी मैं ऐसी किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँगा जो कि हाई टेक इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, तो मेरे ख्याल में वहाँ पर मैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के इनहेरेंट रिस्क को हमेशा हाई रखूँगा। और इनहेरेंट रिस्क को देखते हुए मैं एजम्पशन क्या लूँगा? कोई कंट्रोल्स नहीं है। अगर कोई कंट्रोल्स ना हो तो व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये बात अभी ना ऐसे 50-50% समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ये एक एपिसोड है, ये एक एपिसोड है जो अभी चलेगी, ठीक है। अच्छा जी, इनहेरेंट रिस्क तक बात थोड़ी बहुत ऐसे 20% समझ में आई। हम इसको यहीं पर छोड़कर आगे चलते हैं और आपको आगे ये जवाब मिलने वाला है कि हम इधर कंट्रोल्स को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे थे। इसका क्या नाम है? CR स्टैंड्स फॉर मिस कंट्रोल रिस्क। CR स्टैंड्स फॉर कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या है? कंट्रोल रिस्क ये रिस्क है कि किसी असर्शन में मटेरियल में स्टेटमेंट हो एंड कंट्रोल्स फेल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट MM ऑन अ टाइमली बेसिस।
अभी ये जो मैं बात कर रहा था ना कि जी कंट्रोल्स ना हो, तो एक सवाल दिमाग में ज़रूर आया होगा कि ये तो बड़ी हाइपोथेटिकल सी बात है। अगर ऑडिटर जिसको ऑडिट करने आए जुम्मा 8 दिन हुए हैं, अगर उसको ये रिस्क नज़र आ रहा है कि ये कंपनी एक ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है जिसमें इन्वेंट्री ऑब्सलीट हो जाती है, आउटडेट हो जाती है, एंड सो देयर इज़ अ रिस्क कि इन्वेंट्री में नॉट बी रिकॉर्डेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, अगर ऑडिटर को नज़र आ रहा है जो कि ऑडिट करने खाली आया है, तो मैनेजमेंट जो बिजनेस चला रही है, जिनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, मैनेजमेंट, एफएस, आईएफआरएस, नहीं समझ आ रही, तो किसकी जिम्मेदारी है एफएस बनाना एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मैनेजमेंट? क्या मैनेजमेंट को नहीं पता होगा इस रिस्क का? मोस्ट प्रोबेबली पता होगा, और ये जिम्मेदारी नंबर 1 को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी नंबर 2 है, और जिम्मेदारी नंबर 2 क्या है? इंटरनल कंट्रोल्स बनाना। तो क्या मैनेजमेंट ने इस रिस्क के अगेंस्ट कोई कंट्रोल्स बनाए होंगे? मोस्ट प्रोबेबली बनाए होंगे। अगर एक रीजनेबल मैनेजमेंट होगी, अगर एक ऑनेस्ट मैनेजमेंट होगी, अगर एक केयरफुल मैनेजमेंट होगी, तो वो, या अगर वो जैसे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, कंज्यूमर्स आर रैशनल, सुना हुआ वर्ड? चलें छोड़ें अगर नहीं भी सुना। तो अगर क्या है, रीजनेबल मैनेजमेंट है, प्रूडेंट मैनेजमेंट है, तो वो क्या करेंगे? वो इस रिस्क के अगेंस्ट क्या बनाएंगे? कंट्रोल्स बनाएंगे। कंट्रोल्स क्या होते हैं अभी याद भी कराया था। पॉलिसी प्रोसीजर जो मैनेजमेंट बनाती है ताकि प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट हो जाए मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ऑन अ टाइमली बेसिस। मतलब मैनेजमेंट खुद ही डिटेक्ट कर ले ऑडिट से पहले। मसलन क्या कंट्रोल बनाया उन्होंने? कहा भाई हम ऐसी, मैनेजमेंट ने, कंट्रोल ऑडिटर नहीं बनाता, मैनेजमेंट बनाते। मैनेजमेंट ने क्या कंट्रोल बनाया? मैनेजमेंट ने एक कंट्रोल बनाया, उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं जहाँ पर इन्वेंट्री ऑब्सलीट होती रहती है, चेंज होती रहते हैं फैशन ट्रेंड्स। तो हमने ये करना है कि हर क्वार्टर एंड पे ना एक प्रोसीजर बनाया, एक पॉलिसी बनाई कि हर क्वार्टर एंड पे, क्वार्टर एंड मतलब अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है दिसंबर, तो पहला क्वार्टर कब एंड होगा? मार्च, दूसरा, तीसरा, चौथा दिसंबर। तो हर क्वार्टर एंड पे उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री का रिव्यू करेंगे, अपनी इन्वेंट्री का ना एनालिसिस करेंगे, और सिर्फ अकाउंट्स टीम नहीं, मार्केटिंग एंड सेल्स टीम के लोग भी, उन लोगों को ज़्यादा पता होता है ना क्या चीज़ इन है, क्या चीज़ आउट है, उनको ज़्यादा पता होता है ना किस चीज़ की डिमांड है, किसकी नहीं। तो अकाउंट्स और मार्केटिंग की टीम मिल के इन्वेंट्री का क्या करेगी? रिव्यू करेगी, और उसको रिव्यू करने के बाद जो जो स्लो मूविंग इन्वेंट्री आइटम्स वो आइडेंटिफाई करेंगे, उनको हम क्या कर देंगे? उनकी एनआरवी एस्टिमेट करेंगे, एंड वी विल स्ट्रेट अवे राइट देम डाउन टू द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो इस कंट्रोल के थ्रू अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल्स में हुई भी होगी इन्वेंट्री के हवाले से, तो वो डिटेक्ट भी हो जाएगी और वो करेक्ट भी हो जाएगी। तो वो जीआईटी सिस्टम भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, वो सिस्टम्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रोसीजर समझ में थोड़ा सा आ रहा है कि मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट भी हो गई और फिर करेक्ट भी हो गई। लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम दें, शायद आप लोगों के, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट ना शायद दरमियान में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मैं आप लोगों के सबके क्वेश्चन ज़रूर लूँगा, अपने क्वेश्चन बेशक नोट करते जाएं। कंट्रोल रिस्क क्या है? ये रिस्क के कंट्रोल्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट ना कर सकें।
कंट्रोल बनाया हुआ था, पॉलिसी बनाई हुई थी, प्रोसीजर्स मैनुअल में बड़ा तफसील से लिखा हुआ था कि हर क्वार्टर एंड के बाद अकाउंट्स और मार्केटिंग टीम के ये लोग रिव्यू करेंगे, ऐसे रिव्यू करेंगे, ये वाली रिपोर्ट बनेगी, पर एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कंट्रोल तो था बट इट फेल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मटेरियल में स्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस। और टाइमली बेसिस से मुराद होता है ऑडिटर से पहले, ऑडिटर से पहले, इसीलिए ना प्रायर टू ऑडिट। सो कंट्रोल रिस्क क्या है कि कंट्रोल्स के बावजूद कंट्रोल्स भी मटेरियल में स्टेटमेंट प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट ना कर पाए, और इसीलिए कंट्रोल्स की डेफिनेशन में रीजनेबल अश्योरेंस का भी वर्ड है ना, कि शायद कुछ चीज़ें रह जाएं। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स और मार्केटिंग टीम ने क्या किया, उन्होंने कॉल्यूजन कर ली। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, अकाउंट्स वालों ने मार्केटिंग वालों को समझाया ज़रा हिसाब से, तुम्हारा भी बोनस प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है, हमारा भी बोनस प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है। तो ये जो इन्वेंट्री राइट डाउन होती है ना, मैं तुम्हें बता दूं, मैं अकाउंटेंट हूँ, इसका अफेक्ट प्रॉफिट पे आता है वैसे प्रॉफिट पे अफेक्ट। क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स को अफेक्ट करती है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल जितनी ज़्यादा होगी प्रॉफिट उतना कम होगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जितनी कम होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स उतनी ज़्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ सेल जितनी ज़्यादा होगी प्रॉफिट उतना कम होगा। बात थोड़ी सी समझ में आ रही? तो उन्होंने समझा, तो कंट्रोल था बट मटेरियल में स्टेटमेंट आइदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड, मटेरियल में स्टेटमेंट आइदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड टाइमली बेसिस पर प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट नहीं हुई। नहीं, अभी कंटिन्यू रखेंगे। मटेरियल में स्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस क्या हुआ, प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट नहीं हुई। ठीक हो गई बात। ये कलेक्टिवली क्या है, रिस्क दैट FSRMM प्रायर टू ऑडिट। क्वेश्चंस? सर क्या हम ये कह सकते हैं कि इनहेरेंट रिस्क वो रिस्क है जो मैनेजमेंट के इख्तियार से बाहर है? इनहेरेंट रिस्क वो रिस्क है जो मैनेजमेंट के इख्तियार से बाहर है, यकीनी तौर पर। और सर क्या इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट इंटरनल कंट्रोल का पार्ट होता है? यस। और क्वेश्चन? सर जी। सर देखिए, ऑडिट रिस्क तो मतलब बाद में पता चलता है, मतलब ये हम प्रायर सारा क्यों नहीं? आई एम सॉरी सर ऑडिट रिस्क तो ऑडिट के बाद की बात है ना, तो सर ये प्रायर टू ऑडिट क्यों देखते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए पहले मुझे ये समझाना पड़ेगा। इंटरनल कंट्रोल का अपनी रीजनेबल एश्योरेंस होती है, तो जितने रिस्क है फिर व्हाई नॉट लिमिटेड एश्योरेंस? आई एम सॉरी, आपने रीजनेबल एश्योरेंस का कांसेप्ट बोला इस पे, जब इतने रिस्क हैं तो व्हाई नॉट लिमिटेड एश्योरेंस? रीजनेबल एश्योरेंस इसलिए कहा है कि भाई कंट्रोल्स, एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम्स जो डिज़ाइन हुए होंगे ना, वो एक अच्छी एश्योरेंस, एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो सिचुएशंस, लेकिन उसको लिमिटेड करने से तो आप खुद मैनेजमेंट को एक रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई बस एक माठे से कंट्रोल सिस्टम बनाओ और गुजारा चल जाएगा। तो कंट्रोल्स की एक्सपेक्टेशन है वो ये है दैट दे आर गुड इनफ टू प्रोवाइड अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। और किसी का कोई क्वेश्चन इस पॉइंट तक? जो क्वेश्चंस आप लोग बुरा मुझे उम्मीद है नहीं मानते जब मैं क्वेश्चन को डेफर करता हूँ, वो आगे आंसर होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी जी सर आपने अपनी इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताया कि वो फेल हो जाते हैं, और आपने जैसे एग्जांपल दी कि मेरे पे सब डाल दें। बताएं बताएं। सर जैसे कि प्रॉफिट जो है, सर जैसे कि प्रॉफिट को ज़्यादा करना है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने कंट्रोल में है लेकिन मतलब मैनेजमेंट की गलती नहीं है, लेकिन वो मतलब सही हो ही नहीं सकता, फेल हो। इनहेरेंट लिमिटेशन, ह्यूमन एरर, इनहेरेंट लिमिटेशन, टू एरर इज ह्यूमन एरर है, तो वो इनहेरेंट लिमिटेशन में जो भी वजह हुई, कंट्रोल मटेरियल में स्टेटमेंट को PDC नहीं कर, हम वजह पे नहीं जा रहे, हम एंड रिजल्ट पे जा रहे हैं। ठीक है जी। जैसे होता है मिस स्टेटमेंट्स होते हैं, वो एग्रीगेट करके मटेरियल में स्टेटमेंट होते हैं। इसी तरह अगर ओवर द ईयर्स में हो
तो वो कंट्रोल रिस्क में आएंगे, इनहेरेंट रिस्क। सॉरी, कम अगेन विद योर क्वेश्चन। मिस स्टेटमेंट्स ओवर द ईयर्स चलती आ रही हैं लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हुई, ठीक है, तो इनहेरेंट रिस्क में आएंगे, कंट्रोल रिस्क में। मोस्ट प्रोबेबल वो कंट्रोल रिस्क में आएंगी। ये इनफैक्ट आयजा में एक सिचुएशन स्पेसिफिकली बताई हुई है। आई रियली अप्रिशिएट द क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि एक मिस स्टेटमेंट है, पिछले कई सालों से चली आ रही है, ये कंट्रोल डेफिशिएंसी भी इंडिकेट करती है और ये कंट्रोल रिस्क में भी आएगी, और ये ऑडिटर भी, तो पिछले सालों का भी तो ऑडिट हुआ होगा, तो ऑडिटर इस मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाया पिछले कुछ सालों से, तो ये शायद डिटेक्शन रिस्क, अभी हमने पढ़ा नहीं है डिटेक्शन रिस्क, लेकिन जस्ट टू आंसर द क्वेश्चन जी, आप कर सकते हो। आगे हाँ। थोड़ी सी देर में सर, बस ये डिटेक्शन रिस्क, ये मैं डिटेक्शन रिस्क कवर कर लूँ, फिर आप लोगों के क्वेश्चन सर आंखों पे, मुझे बस डिटेक्शन रिस्क कवर करने दें। नहीं, ये इस पॉइंट पे जो है ना छोड़ना इस कॉन्सेप्ट के साथ बेवफाई के ज़ुमरे में आएगा। इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। अच्छा, मुझे एक चीज़ बता दें, इस रिस्क का ताल्लुक एंटिटी से है या ऑडिटर से? एंटिटी मतलब जिस कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फौजी फर्टिलाइजर, इंडस मोटर कंपनी, तो ये क्या मैं कह दूं कि दिस इज एंटिटी स्पेसिफिक रिस्क या क्लाइंट स्पेसिफिक रिस्क? लूजली स्पीकिंग हम इसको एंटिटी स्पेसिफिक रिस्क या क्लाइंट स्पेसिफिक रिस्क कहते हैं। क्या आपके ख्याल में, वैसे ही अपने ख्याल का इजहार करें, क्या आपके ख्याल में ऑडिटर इस रिस्क को कम या ज़्यादा कर सकते हैं? ये तो एंटिटी का मसला है, मैनेजमेंट का मसला है, ऑडिटर इस रिस्क को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो गलत ओपिनियन ऑडिटर ने दिया ना, इसकी सरासर जिम्मेदार मैनेजमेंट है? नहीं, कुछ दोनों, कुछ जिम्मेदारी ऑडिट भी फी सबीलिल्लाह आपको पता नहीं हो रहा होता। ऑडिट जब करते हैं तो फिर उसकी एक फ़ीस भी मिलती है ना, ठीक है? तो इसका मतलब है ऐसा नहीं होगा। ये बाउंड्री आपको नज़र आ रही है अपनी तरफ से ना, मैंने ये बाउंड्री बनाने की कोशिश की। मल्टीप्लिकेशन का साइन वैसे मैथ्स में खुद भी एक बाउंड्री की हैसियत रखते हैं। रोम मल्टीप्लाइड बाय, हम क्या पढ़ रहे थे, सॉरी भूल ही गया सारा, हम पढ़े थे ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क था ये रिस्क कि ऑडिटर का ओपिनियन गलत हो जबकि एफएस में एमएम है, यही पढ़े थे। फिर हमने कहा नहीं, ये रिस्क क्यों एग्जिस्ट करता है? तो हमने कहा ये रिस्क इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि कोई चीज़ है रोम, कोई चीज़ है डीआर। फिर हमने कहा रोम क्या है? एंटिटी स्पेसिफिक रिस्क के ऑडिट अभी नहीं हुआ, जो मैनेजमेंट ने एफएस बनाई है, द रिस्क दैट दे मे बी मटीरियली मिसस्टेटेड एंड दैट कुड बी ड्यू टू टू रीजंस। मतलब ज़रा पढ़ी लिखी ज़बान में बताऊं तो पढ़ी लिखी ज़बान में आपने मैथ्स में कभी फंक्शंस तो नहीं पढ़े, अल्लाह माफ़ करे, उसमें ना इसको इस तरह भी बयान करते हैं कि ऑडिट रिस्क इज़ अ फंक्शन ऑफ रोम एंड डिटेक्शन रिस्क। फंक्शन ऑफ ऐसे ही बस मुश्किल सी वर्ड है, किन पे डिपेंड करते हैं। रोम is a function of inherent risk and control risk. Inherent risk, risk of material misstatement in assertion before consideration of controls. तो कंट्रोल्स कहाँ कंसिडर किए? कंट्रोल रिस्क में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन असर्शन, और कंट्रोल्स उस मटेरियल मिसस्टेटमेंट को पीडीसी ना कर पाए ऑन अ टाइमली बेसिस। और इस सारे का दोष उठा के हमने डाल दिया मैनेजमेंट पे, कंपनी पे, कि मैं एज एन ऑडिटर इसका कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा था कंपनी को कि वो एक हाई टेक इंडस्ट्री में ऑपरेट करे, ऑडिटर ने तो नहीं कहा था, तो कंपनी का एक डिसीजन था। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद, बाउंड्री के बाद क्या आ रहे? डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क
डिटेक्शन रिस्क का मतलब है कि ऑडिटर मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट, ऑडिटर फेल हो गया, ऑडिटर फेल्ड टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि मैनेजमेंट ने बनाई थी, जो कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने बनाई थी ना, उनमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, ऑडिटर इन मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट ना कर पाया, इसको क्या कहते हैं? डिटेक्शन रिस्क। मतलब ऑडिटर के प्रोसीजर्स, जो भी ऑडिटर ने काम किया ना, एंड रिजल्ट सर ये है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना डिटेक्ट कर पाया। अब ये रिस्क क्यों है? इसके भी दो रीजंस हैं। मतलब जैसे रोम को कहा था ना कि रोम इज अ फंक्शन ऑफ आई आर एंड सी आर, तो डी आर इज अ फंक्शन ऑफ एस आर एंड एन एस आर। एस फॉर सिग्निफिकेंट रिस्क, एस से बहुत कुछ बनता है। एस फॉर सैम्पलिंग रिस्क, एस फॉर सैम्पलिंग रिस्क, और एन एस आर नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ये पता नहीं किस तरह ये याद होंगी ये वर्ड्स, घबराना नहीं है, बाकी चीज़ें याद हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये भी याद होंगी। ये जो ऑडिट के फर्स्ट 3-4 वीक्स होते हैं ना, देर हैवी इन टर्म्स ऑफ जार्गन्स, लोडेड होते हैं, लेकिन यहाँ से बेस बन रही है और यही कॉन्सेप्ट्स पूरे ऑडिट में बार बार रिवाइज होने, अप्लाई होने हैं। ये क्या बात है? सैम्पलिंग रिस्क, और ये क्या है? नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क नाम तो सुन, आप सैंपल उठाते ना उसके अंदर का मसला आ जाता है। आप तो सैंपल बेसिस पर टेस्टिंग कर रही हैं। याद है कल रेवेन्यू का टी अकाउंट बनाया था, उसमें पूरे साल में 1000 ट्रांजैक्शंस थी और ऑडिटर ने 1000 के 1000 चेक कर ली। ऐसा नहीं होता, ऑडिटर तो उसमें से कोई से 100 ट्रांजैक्शंस टेस्ट कर लेगा। कितनी टेस्ट नहीं की, उन 900 में कोई मसला हो सकता है। वो क्या है? सैम्पलिंग रिस्क। कि क्योंकि ऑडिटर का काम सैंपल बेसिस पर है और सैंपल की बेसिस पर ऑडिटर गलत नतीजे पे पहुंचे। जो 100 ट्रांजैक्शंस ऑडिटर ने चेक की थी ना, उसमें कोई मिसस्टेटमेंट नहीं थी, लेकिन कोई और 200 ट्रांजैक्शंस थी जिसमें मिसस्टेटमेंट थी, लेकिन वो क्योंकि सैंपल का हिस्सा ही नहीं बनी, तो ऑडिटर ने अपने सैंपल की बेसिस पर क्या नतीजा अखज़ किया कि रेवेन्यू में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। जी, आइज़ा 530, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ये पूरा सब्जेक्ट है। आगे क्या है? एनएसआर। एनएसआर क्या था? नॉन सैम्पलिंग रिस्क। अगर वर्ड याद हो गया तो फिर नॉन सैम्पलिंग तो याद रहेगा ना, उसका उलट सैम्पलिंग। नॉन सैम्पलिंग रिस्क भी सैंपल से रिलेटेड होगा? नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नाम में ही क्या आ रहा है? नॉन सैम्पलिंग रिस्क। तो इसका ताल्लुक सैंपल साइज से नहीं होता, नॉट रिलेटेड टू सैंपल। इसका ताल्लुक होता है कि ऑडिटर ने जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए ना, ऑडिटर ने जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए वो प्रोसीजर्स ही गलत थे। उस सिचुएशन में वो प्रोसीजर्स करने ही नहीं थे, कुछ और प्रोसीजर्स करने थे। मिसाल के तौर पर आपने टेस्ट करनी है कंप्लीटनेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आप लोगों ने, मेरा तो नहीं ख्याल कि वो वीडियो देखी होगी, आप लोगों की, मुझे पता था वो प्रोसीजर, आप लोगों की खातिर मैंने बेइज्जती करवाई थी उधर, वो जो ड्रामाटाइज्ड वीडियो थी इधर ही, बल्कि इधर ही वो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। हाँ, ये हीटर, अच्छा देखी है आप लोगों ने, ना आमतौर पे होता है ना शुरू की वीडियो देख के फिर ठीक है, वो असल में प्रोसीजर एंड में हो रहा था। टेलीफोन की तार से लगी हुई थी, कॉल कैसे कर रहे थे आप? तो ये इसीलिए तो कहा ड्रामाटाइज्ड, आहिस्ता आहिस्ता। वो पहली वीडियो थी, देखें वो पहला ड्रामा था,
आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होगा। सर सैम्पलिंग बेसिस में ऑडिट सारे हजार से करीब चेक कर रहा है, ये लिमिटेशन क्यों है? टाइम की वजह से या किस वजह से? टाइम लिमिटेशन भी है इसमें, कॉस्ट लिमिटेशंस भी हैं, प्लस थोड़ी प्रैक्टिकलिटी भी देखनी है, ठीक है ना, वो प्रैक्टिकली, और वो प्लस 100% उसने अश्योरेंस देनी नहीं है। आई एम सॉरी, कम अगेन। जी जी जी, ठीक है। अच्छा, जो वही उनके वाला सवाल, कितनी ट्रांजैक्शंस चेक करनी है, दिस इज अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। साई सफिशेंट अप्रोप्रिएट, कितना किलो एविडेंस चाहिए, ये ऑडिटर की जजमेंट पर मुनहसर है। मुनहसर मतलब डिपेंड करता है। अगर नया ऑडिटर आया तो उसको फिर कैसे पता चलेगा? उसने पहली दफा जब ऑडिट करा तो आ रहा है वो भी चीज़ आ रही है। चले ये बात भी लॉक कर लें, नए ऑडिटर वाली बात इनकी लॉक कर लें आज ही की, ये वाली बात, ये जो नए ऑडिटर वाली है ये आज ही की क्लास में इंशाल्लाह होगी और एक क्वेश्चन के थ्रू होगी। इनफैक्ट नॉन सैम्पलिंग रिस्क है, इसका सैंपल से नहीं ताल्लुक, ऑडिटर ने सही प्रोसीजर्स नहीं काम किए। ऑडिटर भी इंसान है, गलती कर सकते हैं, को उसको एरर नहीं नज़र आया, फेलियर टू रिकग्नाइज एन एरर, ये भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो वो तमाम रीज़न जिनका सैंपल से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे ये दोनों कॉन्सेप्ट्स ना हम आइज़ा 530 में रीविज़िट भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये नहीं ना दिल बैठ रहा था, दिल नहीं मान रहा था। ऑडिटर को तो हम एक सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग समझते थे, बेस मैंने शुरू में वैसे ऐसी ही बनाई थी, लेकिन जब डिटेक्शन रिस्क की बात आई तो मैंने फिर यू टर्न ले लिया। मैंने कहा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, देयर इज अ रिस्क दैट ऑडिटर फेल्स टू डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड व्हाई वुड दैट हैपन? दैट वुड हैपन बिकॉज एक सैम्पलिंग रिस्क है और एक नॉन सैम्पलिंग रिस्क है। ऑडिटर काम ही सैंपल बेसिस पे करता है, ना भी सैंपल बेसिस पे काम करे अब्दुल समद, ना भी सैंपल बेसिस पे 100% टेस्टिंग भी कर ले, तो नॉन सैम्पलिंग रिस्क से छुटकारा नहीं है ना। अच्छा जी, अब अगेन यहाँ पर आई अंडरस्टैंड इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ रहे होंगे। हम इस वक्त ना वो नहीं होता, समझते, क्लाइमैक्स, कॉन्सेप्ट के क्लाइमैक्स पे पहुँचे हुए हैं। एक्सप्रेशंस अच्छे दें कि जिस तरह आप लोग बहुत नहीं मतलब एक्चुअली कर भी एंजॉय कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। नॉन सैम्पलिंग रिस्क में हाँ, कहीं पर स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज की करना था, नहीं किया। यस, यहाँ तक स्केच थोड़ा बहुत माइंड बन रहे, तो इसका मतलब है ये रिस्क के ऑडिटर गलत ओपिनियन दे, ये एंटिटी स्पेसिफिक रिस्क भी है, और ये किसकी वजह से है? डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क तो ऑडिटर स्पेसिफिक रिस्क है ना, या नहीं? अच्छा, अब क्वेश्चंस जितने मुझे याद हैं वो मैं आंसर कर देता हूं, जो भूल जाऊं वो फिर अब क्या हो सकता है वो आप लोग याद दिला देंगे। अभी सर आपने क्वेश्चन किया कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ज़ीरो हो सकता है, जवाब दें सर। हाँ, इनमें से चलें, IR और CR में से CR ज़ीरो हो सकता है। हाँ, वैसे तो रिस्क जीरो हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि आप अगर काम करें तो फिर जीरो हो ही नहीं सकता। हमने ये जो ऑडिट रिस्क हमें पढ़ने की तकलीफ़ दी है स्टैंडर्ड्स ने, ये तकलीफ़ क्यों दी? ये हमने ऑडिट रिस्क का वर्ड सबसे पहले कहाँ सुना था? ज़रा मिस सुनाएं वर्ड, क्या लाइन थी? द ऑडिटर इज़ नॉट, ज़रा सारे मिल के बोलें, द ऑडिटर इज़, नहीं साथ साथ बोलेंगे, मैं आपके साथ, आपने रिपीट करना है पीछे। द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू, जरा इसी तरीके से ना नॉट पे जरा जोर दे के, नॉट एक्सपेक्टेड टू, घबराए नहीं, एंड कैनॉट रिड्यूस
अब इसमें कैनॉट पे आपने जोर नहीं ना दिया, दोबारा कैनॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क। गुड, आप सही आ रहे हैं, आप लोगों के राग सही जा रहे हैं। कैनॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो। सर ऑडिट रिस्क क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। सर मैं ज़रा इक्वेशन आपकी इजाज़त से लिखने लगा हूँ। ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रोम मल्टीप्लाइड बाय डी आर इज इक्वल टू आई आर मल्टीप्लाइड बाय सी आर मल्टीप्लाइड बाय एस आर मल्टीप्लाइड बाय एन एस आर। अगर इनमें से कोई भी ज़ीरो हो गया, मैथ्स छोड़ दें सारी बातें, इनमें से कोई भी एक भी ज़ीरो हो गया तो ऑडिट रिस्क ज़ीरो हो जाएगा। और अभी हमने एक खूबसूरत लाइन एक राग के साथ, एक म्यूजिक के साथ, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो। इसका मतलब है इनमें से कोई भी जीरो नहीं हो सकता। क्या बात है, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनहेरेंट रिस्क तो सर ने जो नतीजा अखज़ किया वो क्या था कि इस पे तो मैनेजमेंट को भी दोष देना थोड़ा ज़्यादती होगी, खसलत ही ऐसी है। कंट्रोल रिस्क, इंटरनल कंट्रोल की सर ज़रा डेफिनेशन जल्दी से सुनाएं या कॉन्सेप्ट बता दें। पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो मैनेजमेंट डिज़ाइन करती है और इम्प्लीमेंट करती है ताकि मटीरियल स्टेटमेंट प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट, ताकि गारंटी मिल जाए कि मटीरियल में स्टेटमेंट प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट हो जाएगी। क्या मिल जाए? क्या मिल जाए? रीजन। तो मतलब ज़ीरो नहीं हो सकता। नहीं समझ आ रही? सही से बताएं, जान नहीं छुड़ाएं, ये इस टाइम क्लाइमेक्स पे पहुंचे हुए हैं। हाँ हाँ हो भी सकता है। देखा मैंने कहा था ना, क्यों नहीं ज़ीरो हो सकता सर? क्यों? हाँ क्यों रीजनेबल एश्योरेंस है? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स की भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। कौन सी इनहेरेंट लिमिटेशंस? अच्छा आपने काउंटर क्वेश्चन कर लिया, बताएं बताएं। मतलब कंपनी ने तो क्लेम करी है ना स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, ठीक है, तो वो यही कहती है कि उसमें मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही कहती तो है, वो जीरो के इक्वल नहीं होगी। वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। दैट इज़ नॉट अ गारंटी। क्यों? क्योंकि कंट्रोल्स रीजनेबल एश्योरेंस तो दे सकते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। क्या है ऐसी वजूहात, क्या है वो इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल्स सर? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, सैम्पलिंग, और सर ये इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है। ये जो अभी मैंने सुनाई है ना, ये इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ? इन इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स मिस बताएंगे? जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आती हैं वो आप अपडेट नहीं कर सकते हर बार। मतलब रूटीन ट्रांजैक्शंस के लिए तो पॉलिसीज प्रोसीजर्स बने होंगे, नॉन रूटीन के लिए नहीं होंगे। इंटरनल कंट्रोल्स भी ह्यूमंस ही ऑपरेट कर रहे हैं, ह्यूमन एरर हो सकता है, जजमेंट का एलिमेंट हो सकता है, और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी की हुई है, फिर भी कॉल्यूजन हो सकती है। नहीं समझ आ रही? नहीं भी समझ आ रही तो कोई बात नहीं, लेकिन समझ आ रही है तो अच्छी बात है। यहाँ पर एक ये नहीं, दिस शुड बी मेकिंग सेंस। हमने जी, जी। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का तो सुना है, आज तक ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑडिट सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। सर अगर ऑडिट का सॉफ्टवेयर होता है तो फिर आपको सैंपल लेने की क्या ज़रूरत है? वो सॉफ्टवेयर में सारा कुछ उठा के डालें, वो आपको बता। सॉफ्टवेयर आपको काफ़ी कुछ गाइड करता है, लेकिन आपको पता है ना कि जो मशीन होती है वो जजमेंट नहीं एक्सरसाइज कर सकती, और ऑडिट में जगह जगह अल्लाह का शुक्र है कि जजमेंट है। आप समझ रहे हैं ना मैंने क्यों अल्लाह का शुक्र अदा किया? हाँ, सिर्फ मैं ही एक वाहिद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ ना, और सबका मतलब कहें नहीं, क्वालिफाइड भी 12,000 के करीब माशाल्लाह पहुँच गए हैं। ठीक यहाँ तक, हाँ उसमें से 2-1 हज़ार आप माइनस कर लें तो 10,000 फिर भी एक्टिव हैं। मुल्क के हालात भी तो आपके सामने है ना। तो इन ऑडिट रिस्क इज़ इक्वल टू रोम इंटू डी आर, थोड़ी बहुत बात बैठ रही है।
यहाँ पर हमारे इस लेक्चर नंबर 10 का इख्तिताम होता है।